आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। बाकी इसके सेकंड थर्ड पार्ट में हम आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं, क्योंकि ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है। तो ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मीन्स कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। 9th में जब हम करते थे तो इक्वल टू 0 नहीं होता था, सिर्फ इतना दिया होता था और इसके फैक्टर्स करते थे। ये वही चीज है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। a और b है, उनको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। c को कांस्टेंट कहते हैं, ये कांस्टेंट टर्म होता है। x हमारा वेरिएबल है, यहां पर वेरिएबल क्या है x। अच्छा, तो यहां पर अगर एक टर्म bx ना हो, माने अगर x वाला टर्म ना हो, तो भी हमारे पास इक्वेशन फिर क्या बचेगा, ax² प्लस c इक्वल टू 0 ये बचेगा। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है जहां b की वैल्यू 0 है। तब हम कह सकते हैं ये एक डिफरेंट फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर कांस्टेंट टर्म c है, वो उसकी वैल्यू अगर 0 हो तो हमारे पास क्या बचेगा, ax² प्लस bx इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ c इक्वल टू 0 है। तो ये फॉर्मेट भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्मेट है। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने यहाँ देखा कि ax² वाला टर्म होना बहुत जरूरी है, मीन्स स्क्वायर वाला टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसके अलावा और क्या होता है कि एनी इक्वेशन, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ax² प्लस bx प्लस c ही हो, ये जनरल फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा। अगर ax⁴ प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0 है तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसे हम ax⁶ प्लस bx³ प्लस c इक्वल टू 0 है तब भी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहेंगे। वैसे इसका नाम 2⁴। अब हम जानते हैं कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन में उसे हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री क्या होती है किसी इक्वेशन की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जैसे यहां डिग्री 2 है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में डिग्री 4 है, इस इक्वेशन में डिग्री 6 है, इस इक्वेशन में डिग्री 2 है, इस इक्वेशन में डिग्री 4 है, इस इक्वेशन में डिग्री 6 है। तो डिग्री समझ गए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, तो जो मिडल टर्म होता है bx या मिडल टर्म हो गया, या bx² मिडल टर्म, या bx³ मिडल टर्म। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसके मिडल टर्म की पावर उसकी डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर से हाफ हो, जैसे यहाँ 6 का हाफ 3 है, 4 का हाफ 2 है, 2 का हाफ पावर 1 है, ऐसा कोई भी इक्वेशन उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, ये जरूरी नहीं है कि b और c भी होने चाहिए, b और c 0 हो सकते हैं या कंडीशन देख सकते हैं हम, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमको सीखना है। यहाँ पर अब हम जनरल फॉर्म सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होती हैं। उससे पहले हम सीख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं हम x+2 होल क्यूब इक्वल टू 2x x³ माइनस 1। देखते हैं ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हम यहाँ a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे और सारे ब्रैकेट्स हमको ओपन करने चाहिए। तो a प्लस बी होल क्यूब लगेगा। हम जानते हैं a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी इक्वल टू, यहाँ भी हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2x को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³ हो जाएगा, 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो x³ प्लस 3 टाइम्स 2 6x² प्लस 3 टाइम्स 4 2 का स्क्वायर 4 तो 3 टाइम्स 4 12x हो जाएगा ये, प्लस 2³ 8 इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। अब हम सबको एक साथ ला करके
अगर इक्वल टू में 0 रखें तो एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0 ये मिला। तो हम देख सकते हैं एक्स क्यूब कैंसिल नहीं होगा, एक्स क्यूब बचा, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब। अब हम लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, 6x², साथ में है 12x प्लस 2x हो गया 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ x क्यूब है, तो क्यूब होने की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ ये। ओके, लेकिन अगर हम एक दूसरा इक्वेशन देखते हैं कोई, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। अगर हम ये देखें तो ये तो यहाँ है ही सेम, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ a माइनस बी होल क्यूब अगर हम लगाएं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 ये मिलेगा जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब की यूज करके। तो ओके, तो यहां से क्या मिला ये, अब हम देख सकते हैं सबको अगर हम एक साइड में लाएं तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और ये सारे टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे जब हम लेफ्ट साइड में तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास माइनस 4x² प्लस 6x², राइट टर्म्स कलेक्ट करके तो 2x² बचेगा, माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x हुआ, और 1 प्लस 8 प्लस 9 हुआ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशंस इस तरह से अगर हमको दिए हैं और पूछा है चेक करने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं, तो हम इस तरह से सिंपली ब्रैकेट्स ओपन करो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करो, बॉन्ड मास यूज करो, और सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम ले आते हैं तो अगर ऐसा हो रहा है और जनरल फॉर्म आ रहा है, इसमें ये जरूरी नहीं है ये टर्म होना और ये टर्म होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन ये टर्म होना बहुत जरूरी है, तब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ओके, तो अब हम ये सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की 3 मेथड्स। मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, जैसे मैंने अभी जितने भी इक्वेशंस यहाँ लिए थे एग्जांपल्स में, उन सभी में वेरिएबल x था। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना सॉल्व करके इक्वेशन को, जो वैल्यूज हमको मिलती हैं x की, वो वैल्यूज उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहे जाते हैं। तो हमको अब सीखना है कि क्या क्या मेथड्स होती हैं, कौन सी मेथड्स होती हैं जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीख पाएंगे। सबसे पहली मेथड होती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जो पिछली क्लासेस में 8th 9th में सीखते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आई होप ये मेथड तुम सबको आती होगी। ओके, सेकंड मेथड होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखनी है, ये हमको 12th में भी मैथ्स में काम आती है, इसलिए इस बार हमको ये मेथड सीखनी है। और फिर होती है फॉर्मूला मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम ऑलमोस्ट सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूला मेथड से हम उन इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं जिनके सॉल्यूशंस रियल नंबर नहीं होते हैं। ओके, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं,
2x स्क्वायर माइनस 10 और माइनस एक्स इक्वल टू 0। सपोज ये ले लिया हमने एक इक्वेशन। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं हम, बहुत जल्दी से सीखेंगे क्योंकि आती होगी ज्यादातर स्टूडेंट्स को। तो हम फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है उसे और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 टाइम्स 10 20 हो जाएगा। अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर सिर्फ लास्ट टर्म को सोचेंगे। ओके, लेकिन यहाँ क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसे हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 टाइम्स 10 20 हो गया। अब जो प्रोडक्ट मिलता है उसके हम इस तरह से दो पार्ट्स करते हैं, जैसे 20 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 20 टाइम्स 1, 10 टाइम्स 2 और 5 टाइम्स 4 ये होते हैं 20 के फैक्टर्स। इनमें से हम उस फैक्टर को लेंगे जिसमें माइनस करने से एक्स का मिडल टर्म का कोएफिशिएंट नाम से पता चल रहा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडल टर्म क्या है, एक्स, इसका कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं माने 1 है। तो हम इसमें से वो फैक्टर लेंगे जिनको माइनस करके 1 आ जाए। अच्छा, अब माइनस करके ही क्यों 1 आना चाहिए, उसके लिए अब माइनस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आएगा या प्लस करके आएगा। इसमें ये लास्ट वाला जो साइन होता है, कांस्टेंट टर्म का जो साइन होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कांस्टेंट टर्म में फिर से क्लियरली सुनो ध्यान से, अगर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है तो दोनों फैक्टर्स को माइनस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए, तो ही सॉल्यूशन सही होगा। और अगर कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है तो ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस करने से मीन्स ऐड करने से मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आए। तो हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मिडल टर्म का साइन माइनस है, तो हमको इसमें से वो फैक्टर लेना है इसको माइनस करने से मिडल टर्म का कोएफिशिएंट बेस 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं मीन्स हमारे फैक्टर्स हो गए 5 एंड 4। हमको माइनस एक्स लाना है, फिर यहाँ फर्स्ट टर्म लिखने के बाद में यहाँ जो साइन होता है मिडल टर्म का वही साइन हमको लगाना पड़ता है। इनमें से फिर बड़ा वाला नंबर लेते हैं, एक्स के साथ लिख देते हैं। अब क्योंकि हमें 5 में से 4 को माइनस करना है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो अभी ये प्लस हो जाएगा। और फिर स्मॉलर फैक्टर जो है 4x वो लिखेंगे एक्स के साथ, फिर -10 इक्वल टू 0। इस तरह से चलता है। अब पेयर्स करते हैं हम, यहाँ से x कॉमन है इन दोनों में से, इस पेयर में से, तो 2x -5 बचेगा। फिर यहाँ से जो साइन है नेक्स्ट पेयर का वही साइन लेंगे, ये पेयर बनाया हमने, साइन है प्लस तो प्लस का साइन लेंगे और फिर यहाँ प्लस लिखा हमने। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन है तो यहाँ भी 2x -5 मिलेगा इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से क्या कॉमन है ये आइडिया नहीं आ रहा हो तो यही का यही ब्रैकेट यहाँ लिख देना चाहिए, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं। यही का यही ब्रैकेट जब यहाँ सेकंड जगह पर हम लिख देंगे और फिर लास्ट नंबर को लास्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे, तब भी यही आएगा जो यहाँ कोएफिशिएंट जो यहाँ कॉमन आना चाहिए। मतलब हमारे पास दो ब्रैकेट्स हो गए, 2x -5 दो जगह पर। तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरे एक्सप्रेशन में तो 2x -5 कॉमन है। ओके, तो क्या बचेगा 2x -5 कॉमन लेने के बाद, यहाँ x बचा दूसरे ब्रैकेट में और +2 बचा, तो x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक 9th में किया करते थे। अब आगे क्या करना है सॉल्व करने के लिए, ये दो ब्रैकेट्स, ये दो फैक्टर्स फाइंड करने के बाद नाउ यू नीड टू इक्वेट ईच ब्रैकेट टू 0। मीन्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ these two brackets has to be 0, then either the first factor must be equal to 0 or the second must be equal to 0. So let us equate each of the factors to 0. So 2x -5 can be written as equal to 0 or x + 2 has to be 0. Okay, now from here we can find the value of x very easily. So 2x is equal to 5 and x is equal to 5/2. So this is one solution. Okay, and from x + 2 equal to 0 you can see x would be equal to -2. So these two values of x are said to be the solution of that particular equation. Okay, this is how we use middle term splitting method for solving quadratic equations. Now we will be studying formula method. Then after formula method we will be learning that method, which completing the square method. Okay, so let us learn now formula method, because this is very important and very easy method.
formula method. Okay, first of all we find for this given quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. First of all we find there are two stages, means there are two formula in this method called formula method. We have two formulas. First part is we find discriminant. Okay, discriminant means D, capital D. Formula of D is b square minus 4ac. Now you know the values of a, b, c, which are the coefficients and constants in the given equation. Okay, so using this formula b square minus 4ac, you can find the values of D. Okay, now the second stage is finding the solution. For finding solution, the second stage of this method is x equal to minus b plus minus of square root of discriminant upon 2a. Okay, this is the formula which gives us the solutions of a particular quadratic equation. Let us take an example. Example 1. 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. Let us use formula method for this example for finding its solutions. Here we can see values of a, b, c are: a is 3, means coefficient of a, coefficient of x; b is minus 2 root 6, that is coefficient of b, coefficient of x is b, and c is 2. Okay, the constant term. Now first of all we find the value of discriminant D equal to b square minus 4ac. Okay, now let us put the values of a, b, c here in this formula. 4ac. So we know square of minus 2 root 6 would be 4 times 6, means 24. Okay, minus 4 times 3, 12, 12 times 2 means 24. So what is the value of D? It is 0. Okay, discriminant is 24 minus 24, that is 0. Now we apply the second formula, which is x equal to minus b plus minus root d upon 2a. Okay, let us put the values of b and d and a in this formula. So b is minus 2 root 6. So one minus is more there in this formula. So minus b means minus and the value of b minus 2 root 6. Then plus minus root d means 0. Square root of 0 is 0. Then 2a. A is the value of a is 3. We can see. So minus minus make plus. तो क्या बचा यहाँ 2 root 6 upon 2 times 3 6. अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. तो क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 3. ओके, ये वैल्यू है. लेकिन हम जानते हैं ये x की वैल्यू मिली, लेकिन हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए पर्टिकुलर इक्वेशन इज इक्वल टू इट्स डिग्री. और डिग्री मैंने बताया कि हाईएस्ट पावर होती है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर यूजुअली 2 होती है. इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए? 2 सॉल्यूशंस होने चाहिए. लेकिन यहाँ तो हमको एक ही वैल्यू मिली है x की, √6/3. तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? इसका आंसर इसका हम यहाँ लिखते हैं, ये हुआ आंसर. अगर x की एक ही वैल्यू मिल रही है तो उसी वैल्यू को रिपीट करके हम लिख देते हैं √6/3 एंड √6/3. ये हो जाता है आंसर. ओके ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम फॉर्मूला मेथड से करने के लिए ही. एक दूसरा कोई जिसमें दोनों डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी x की. जैसे एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो a इक्वल टू 2 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इक्वल टू -5
साइन के साथ लेते हैं एबीसी की वैल्यूज को, और c इक्वल टू 3। अब हम डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 2 इंटू 3, तो माइनस 5 स्क्वायर मीन्स 25, 4 टाइम्स 2 8 टाइम्स 3 24, तो डी की वैल्यू आई 1। ओके, अब स्क्वायर रूट ऑफ डी फाइंड करेंगे, तो 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1, प्लस माइनस दोनों में लिखना है अब 1 ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हमको, राइट। फिर हम x का फॉर्मूला लगाएंगे, जो सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला था वो था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे माइनस, b की वैल्यू अगेन माइनस 5 है, तो माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी इज 1, तो प्लस माइनस 1 अपॉन 2, और a की वैल्यू है 2। तो यहाँ से क्या मिला हमको, 5 माइनस माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये x की वैल्यू मिली। अब यहां से क्या करते हैं, हम अलग अलग कर देते हैं। 5 के साथ में हम प्लस 1 को अलग लेंगे, और 5 के साथ में माइनस 1 को अलग लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 2, और x इक्वल टू 4 अपॉन 2 मीन्स 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 2, तो x इक्वल टू आइदर 3 और x इक्वल टू 2, ये आंसर हो जाता है। इस तरह से बहुत इजी मेथड है। इस मेथड का यूज तब करते हैं जब हम ये नहीं सोच पा रहे हो कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग में कौन से दो फैक्टर्स लेने चाहिए हमको, जिससे कि मिडल टर्म मेथड से वो सॉल्व हो जाए इक्वेशन, या फिर जब बहुत बड़ी वैल्यूज हो एबीसी में कोएफिशिएंट और कांस्टेंट्स में, तब हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली फार्मूला मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से, कि जिसमें स्क्वायर रूट डी की वैल्यू, मतलब डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की इस तरह की वैल्यू आए कि जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है लेना। तो एग्जाम्पल 3, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम एबीसी की वैल्यू आइडेंटिफाई करके लिखते हैं। हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 5, सो द वैल्यू ऑफ ए इज 5, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस 6, so the value of b becomes minus 6, and the constant term is minus 2, so the value of c becomes minus 2. Right, now what do? Now we do find the value of d, which is equal to b square minus 4ac. So let us put the values. b is minus 6 in this equation, minus 4, a is 5, and c is minus 2. Okay, now square of minus 6 is 36. Okay, this is 36, and minus minus make plus, 4 times 5 20, 20 times 2 4. Okay, so 36 and 4 is 40, for 20 this is 40, right? So 36 and 40 become 76, right? So the value of d is 76. Now let us apply the second formula. X is equal to minus b plus minus square root of d upon 2a. Let us put the values. Minus b is minus 6 plus minus square root of 76 upon 2, a is 5. Okay, now minus minus will make plus, so this becomes plus 6, then plus minus. Now we know square root of 76 is 2 root 19. How do we find the square root of a non-square number? This way, by doing its prime factors. So if you divide 2 this way, then 19. Okay, now just make pairs of the factors, take one from each pair, then you will get the square root of a non-square number this way. And the unsquared, the unpaired factor is kept in square root. This is how we can see, this is how the square root of 76 is 2 root 19. Okay, now we use upon 2a, means 2 times 5 is 10. Okay, now we know from this stage, after taking square root of the value of d, after this stage we split the two factors, the two values of x. So one value becomes 6 plus 2 root 19 upon
10, or the other value becomes 6 minus 2 root 19 upon 10. Okay. Now, if there is some common number in the numerator, then we should take that number common. So we can see 2 is common in the numerator. So this is what we get upon 10. 2 will cancel 10 5 times. So one answer becomes 3 root 19 upon 5, and the other value of x becomes, after taking 3 common, similarly 2 common, the other factor is 3 minus root 19. This, after cancelling 10 by 2, you get x equal to 3 minus root 19 upon 5. So these are the two values of x that we get for this particular equation. Means these values of x as a whole, in compressed or condensed form, we can write the values of x as this: 3 plus minus root 19 upon 5. Okay, we can also write the solution this way: 3 plus minus root 19 upon 5. Okay.